हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, आवश्यकता एवं उसके प्रकार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिसेबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, वो मैं आपको बताती हूँ और उसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आपको ये किस तरह से जो है टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपके सामने। एक विशिष्ट बालक से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि एक जो विशिष्ट बालक होता है वो कौन होता है। बालकों की असमर्थता, अक्षमताओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन साफ है, आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवश्यकता एवं अक्षमता क्या है, इसका मतलब क्या है। आवश्यकता अथवा अक्षमता से अभिप्राय बालक के जीवन के किसी विशेष पहलू के विशिष्ट लक्षणों से है। उसके जीवन के क्या है, कुछ खास पहलू हैं, कुछ खास लक्षणों से है, जिसके कारण सामान्य से अपसरण यानी पीछे हटना या कम, सामान्य से अपसरण की मात्रा उसे सामान्य बालकों से अलग करती है। क्या करती है, सामान्य बालकों से अलग करती है, तथा उसे उस पक्ष संबंधी सामान्य बालकों जैसी क्रियाओं को करने में बाधित करती है। यानी कि कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं उसके जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि वो कुछ ऐसी क्रियाएं नहीं कर पाता है, ऐसी क्रिया करने में उसे मुश्किल आती है जो कि सामान्य बालक करते हैं। सामान्य भाषा में ऐसे लक्षणों वाले बालकों को विशिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट। विशिष्ट यानी खास, ठीक है, खास या स्पेशल कहा जाता है। विशिष्ट बालकों को भिन्न भिन्न शिक्षाविदों ने भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। शिक्षाविद कौन होते हैं, शिक्षाविद होते हैं शिक्षा शास्त्री, या फिर इनको आप एजुकेशनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग कई सारे जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। चलिए कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं और उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि अशक्त या आशक्त कह लें, वो भी एक ही बात है, या अक्षमता जो है वो जो अभी हमने जानी वो क्या होती है, उसको हम विभिन्न कह सकते हैं कि जो स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके अनुसार देखते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होता है, किस तरीके से उनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हमारे पास किर्क हैं। किर्क ने क्या बताया, किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक अपने दैहिक यानी कि फिजिकल, बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल एवं सामाजिक यानी कि सोशल गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है, यानी कि कुछ अलग होता है, भिन्न होता है। उसकी भिन्नता इतनी अपसारित होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा होती है, इतनी दूर होता है वो सामान्य बालकों से, उन चीज़ों में इतना भिन्न होता है कि वह सामान्य कक्ष क्रियाओं से लाभ नहीं उठा सकता। यानी कक्षा में जो सामान्य प्रोसेस चलता है सीखने पढ़ाने का, उनसे वो लाभ नहीं उठा सकता। उसकी क्षमता के उच्चतम विकास के लिए विद्यालय के कार्यक्रम में परिवर्तन अथवा विशिष्ट शिक्षण सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन यानी आज्ञा देना या सूचना देना, यानी कि उन चीज़ों के लिए उसे कुछ खास अनुदेशन की ज़रूरत पड़ती है, पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे बालक या ऐसे बच्चे जो कि एक सामान्य कक्षा में, सामान्य प्रोसेस में जो है सीखने में कुछ असमर्थ होते हैं, कुछ बाध्यता उन्हें महसूस होती है, और एक खास शिक्षण सेवाओं की उन्हें ज़रूरत होती है, और एक तरीके से खास आज्ञा की जो है, खास आज्ञा यानी कि उसको जो है स्पेशल एक तरीके से सूचना और जो है इंफॉर्मेशन उसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे बालक जो है विशिष्ट बालक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्रुत्शेंक के शब्दों में कि क्रुत्शेंक ने क्या कहा है। क्रुत्शेंक के शब्दों में एक विशिष्ट बालक वह होता है जो दैहिक, बौद्धिक एवं सामाजिक लक्षणों में अपसारित हो, सामान्य वृद्धि एवं विकास में इतना भिन्न कि सामान्य कक्षा के कार्यक्रमों से लाभ नहीं उठा सकता। अपसारित यहाँ पे एक शब्द आया, अपसारित यानी कि पीछे, यानी कि सामाजिक और जो बौद्धिक और दैहिक जो लक्षण हैं उनमें क्या है, वो पीछे है। किन से पीछे है, सामान्य जो बालक है उनसे पीछे है। सामान्य वृद्धि
मध्यम विकास में इतना भिन्न है कि सामान्य कक्षा के जो सामान्य कक्षा यानी कि जो नॉर्मल क्लास चलती है उसमें जो है वो लाभ नहीं उठा पाता है, लाभ नहीं उठा सकता है, यानी कि उसमें सीखना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। विद्यालय में उसे विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है, और विद्यालय में उसे क्या ज़रूरत होती है? कुछ खास सेवाओं की ज़रूरत होती है, तो जिन बच्चों को ऐसी खास विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है वो बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने एक लाइन जो है यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा परिभाषा शब्दकोश के अनुसार वह बालक जो अपनी, चलिए अभी देखते हैं, जो अपनी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक यानी कि इमोशनल संवेगात्मक आवश्यकताओं में औसत से विशिष्ट हो तथा यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी क्षमता के विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता यानी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, असाधारण अथवा विशिष्ट बालक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अतः स्पष्ट है कि विशिष्ट से अभिप्राय यानी विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? असाधारण से होता है। विशिष्ट का मतलब, विशिष्ट से यहाँ पे हमारा सेंस क्या है, हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है असाधारण से, जो एक असाधारण से थोड़ा अलग हो। जो साधारण से अलग हो। विशिष्ट वह है जो भिन्न है यानी अलग है, असामान्य है यानी कि सामान्य से अलग है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और मैं आपको बताती हूँ। एक्सेप्शनल इज वन हु इज अनयूजुअल, रेयर एंड अटिपिकल। एक मुख्य बात यह है कि अक्षमता अथवा आवश्यकता का संबंध विचलन की अपेक्षा अभाव से अधिक होता है। अब यहाँ पे विचलन एक शब्द आया, विचलन यानी डिवेशन, या इसको इस तरह समझे, विचलन यानी कि पथ भ्रष्ट होना। तो ये बच्चे पथ भ्रष्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है कि इनमें विचलन है, बल्कि क्या है? विचलन की अपेक्षा क्या है? अभाव है, डेफिशिएंसी है, कमी है। तो उस कमी की वजह से जो है इन बालकों को क्या होता है? पढ़ने लिखने में मुश्किल पेश आती है, जीवन को सामान्य तरीके से जीने में मुश्किल पेश आती है। सभी विशिष्ट बालक आसक्त नहीं होते। अच्छा, यहाँ ये खास बात है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बल्कि मैं समझती हूँ कि आपको पहले से पता भी होगा कि जो स्पेशल बालक है, हर स्पेशल बालक जो है आसक्त नहीं होता, यानी डिसेबल नहीं होता है। आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बालक जो हैं स्पेशल होते हैं लेकिन वो जो है डिसेबल नहीं होते, उनका IQ ज़्यादा होता है, उनका इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, वो भी स्पेशल कहलाते हैं लेकिन वो आसक्त नहीं होते। इसलिए कहा कि सभी विशिष्ट बालक आसक्त नहीं होते, जैसे प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालक। प्रतिभाशाली तो आप समझ ही गए होंगे, सृजनात्मक भी समझ गए होंगे। मैं और बता देती हूँ, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव। ठीक है, जबकि सभी आसक्त बालक विशिष्ट अवश्य होते हैं, लेकिन हर आसक्त बालक, हर डिसेबल बच्चा जो है वो स्पेशल, विशिष्ट ज़रूर होता है। ठीक, आसक्त बालकों की बाधिता अनेक दैहिक एवं अथवा मानसिक बौद्धिक पक्षों से संबंधित होती है। तो ये जो विशिष्टता होती है, जो बाधिता होती है इन बच्चों में, वो फिजिकल, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कई सारे पक्षों में जो है हो सकती है, या इन पक्षों से जुड़ी हुई हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि आसक्ता और असमर्थता से क्या अभिप्राय है, विशिष्ट बालक से हमारा क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं असमर्थता के मुख्य प्रकार। ठीक है, तो असमर्थता के जो मुख्य प्रकार हैं उनमें जो मेन हमारे पास है वो 9 है। मैं आपको एक एक पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो पहला है हमारे पास श्रवण बाधिता यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, चाक्षुष बाधिता विजुअल इम्पेयरमेंट, वाणी बाधिता स्पीच इम्पेयरमेंट, गति विषयक यानी अस्थि बाधिता लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, बौद्धिक बाधिता यानी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, अधिगम असमर्थता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, प्रमस्तिष्कीय पक्षघात यानी सेरेब्रल पैलेसी, बहुविध असमर्थता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज, आत्मविमोह
जिसे हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं, ऑटिज्म इत्यादि। तो सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको, वो है हमारा पहला पॉइंट, श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता से आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, सुनने में जिनको दिक्कत हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, ठीक है। श्रवण ज्ञानेंद्रिय संबंधी अंगों में दोष के कारण, यानी सुनने की जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें दोष के कारण श्रवण बाधिता के बालकों को सुनने में कठिनाई होती है अथवा उनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप उन्हें बोलने तथा भाषा को समझने में परेशानी होती है, क्योंकि सुन नहीं पाते तो इसलिए बोलना भी उनके लिए मुश्किल होता है। सुनेंगे तभी तो बोलना सीखेंगे, शब्दों को सीखेंगे, समझेंगे। बालकों में इस बाधिता से संबंधित दोषों में मात्रात्मक अंतर होता है। मात्रात्मक यानी कि हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा कम सुन पाता हो सकता है कोई पूरी तरह ना सुन पाता हो, बहरा ही हो, तो मात्रात्मक अंतर होता है। पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक बहरे होते हैं। इन बालकों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं, अधिगम यानी लर्निंग, यानी सीखने की जो क्षमता है, अधिगम संबंधी आवश्यकताएं ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां श्रवण के उपयोग की क्रियात्मक रूप से आवश्यकता पड़ती है। जहां सुनने की जरूरत पड़ती है क्रियात्मक रूप से, वहां पर जो है इनको क्या होती है, वहां पर इनको जो है आवश्यकता होती है हेल्प की, मतलब वहाँ पर उनको किसी तरह से जो है उनको उस सिचुएशन में जो है किसी तरीके से एक ज़रूरत पड़ती है अधिगम संबंध में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चाक्षुष बाधित, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। ये सुन के और पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि देखने संबंधी जो परेशानी है उससे रिलेटेड है, जो देखने में जो मुश्किल आती है। दृष्टि संबंधी बाधिता आंशिक अथवा पूर्ण हो सकती है। हो सकता है किसी को कम दिखाई देता हो सकता है किसी को पूरी तरह ना दिखाई देता हो। पूर्ण रूप से बाधित बालक दृष्टिहीन होते हैं, यानी अंधे होते हैं, जिनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। ऐसे बच्चों की जो शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही खास होती हैं, बहुत ही मतलब ज़्यादा होती हैं एक तरीके से। इस बाधिता के मुख्य कारण दृष्टि दोष, नेत्र तारे की कमजोरी अथवा नेत्र से संबंधी मांसपेशियों का ठीक प्रकार से कार्य न करना होता है। ऐसे बालकों को गत्यात्मक क्रियाओं का प्रशिक्षण तथा मौखिक अनुदेशन की आवश्यकता उनकी दृष्टि की अक्षमता पर निर्भर करती है, यानी कि उनको गत्यात्मक क्रियाओं में कितना प्रशिक्षण चाहिए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए, या मौखिक अनुदेशन की जो आवश्यकता है वो कितनी है, वो डिपेंड करता है कि उनकी जो बाधिता है, चाक्षुष बाधिता, वो कितनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है वाणी बाधिता, यानी स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी कि बोलने में मुश्किल, बोलने में बाधिता। वाणी बाधिता में भाषा तथा वाणी की समस्या होती है। आंशिक अथवा मंद वाणी दोष तथा भाषा बाधित बालक सामान्य कक्षाओं में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि नॉर्मल जो अब क्लासेस चलती हैं नॉर्मल बच्चों के साथ विद्यालय में, एक रेगुलर विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, कर सकते हैं। इस बाधिता से ग्रसित बालकों की भाषा व्यवस्थित नहीं होती, उनके उच्चारण में अस्पष्टता होती है, मतलब साफ नहीं बोलते, बोलने में धारा प्रवाह का ना होना, यानी कि फ्लुएंसी नहीं होती है। इन बालकों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं भाषा व संप्रेषण के कौशलों को सीखने से जुड़ी होती हैं। इस तरह के, जैसे आपने देखा होगा, हकलाहट जिन बच्चों में होती है, हकला के बोलते हैं, तो इस तरह की जो मुश्किल होती है वो वाणी बाधिता में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गति विषयक अथवा अस्थि बाधिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। तो गति विषयक अथवा अस्थि बाधिता से आप अस्थि से समझ गए होंगे, यानी कि हड्डियां, यानी हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता की वजह से अंगों की गति पर जो रोक लग जाती है, अंगों की गति पर्याप्त प्रतिबंध उस पर जो है देखने को मिलता है, या प्रतिबंधक एक तरीके से हो जाते हैं वो। जैसे आप समझ लें कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें दिक्कत आएगी,
क्योंकि उनको जो है इस तरह की परेशानी है और उनको जो है जो गति के यानी कि मोशन, बॉडी को मोशन में लाने में परेशानी होगी। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और समझते हैं इसको। अस्थि बाधिता का संबंध शरीर के विशिष्ट अंग की अस्थियों का सामान्य रूप से कार्य ना कर पाना होता है, यानी कुछ खास जो जोड़ होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो जो है कार्य करने में उनमें मुश्किल आती है। अस्थियों के अतिरिक्त जोड़ों अथवा विशिष्ट अंग की मांसपेशियों का सामान्य रूप से कार्य ना करना होता है। इन बालकों की समुचित शिक्षा के लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं इनको चाहिए होते हैं, सहायक उपकरण चाहिए होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। वैसे ये बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्धिक बाधिता यानी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। बौद्धिक बाधिता से अभिप्राय सामान्य बौद्धिक योग्यता की सामान्य से निम्न स्तर की कार्यात्मकता यानी फंक्शनिंग होना है, जिसके परिणाम स्वरूप उपयुक्त विकास तथा समायोजन यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है और जो एडजस्टमेंट है उसमें कमी होती है, समायोजन में कमी होती है। यह कमी विकास की अवस्थाओं में प्रदर्शित होती है। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उन स्टेजेस में जो है हमें ये कमी दिखाई देती है। तथा बालक के शैक्षणिक निष्पादन यानी उसकी जो शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसके पूरे होने में, उसको शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करने में शैक्षिक निष्पादन को निषेधात्मक रूप से प्रभावित करती है, यानी कि निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव तरीके से उसको प्रभावित करती है, उसकी शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा होने में नेगेटिवली उसको इफेक्ट करती है, या एक तरीके से कहें कि बाधा पहुंचाती है। ऐसे बालकों में एक अथवा अधिक प्रकार के शारीरिक दोष दिखाई पड़ते हैं। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी दोष हो सकते हैं, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है तो वो और भी चीज़ों को, बॉडी के और भी हिस्सों को जो है इफेक्ट करती है, जिससे और भी तरह की प्रॉब्लम या बाधिता खड़ी हो जाती है। मानसिक बाधिता के मुख्य कारण वातावरण में विद्यमान होते हैं, लेकिन अनेक बालकों में जीन्स संबंधी कारण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। कभी हो सकता है कि पेरेंट्स से ही कुछ इस तरह की चीज़ें आई हो, जीन्स संबंधी भी हो सकता है और वातावरण संबंधी भी हो सकता है। तो जीन्स संबंधी कारण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे नूनम सिंड्रोम। बौद्धिक असमर्थता की पहचान आसानी से नहीं हो पाती, धीरे धीरे पता चलता है कि इस बच्चे में जो है इस तरह की परेशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसएबिलिटीज, यानी कि सीखने में जो परेशानी होती है वो, लर्निंग यानी सीखने में जो असमर्थता होती है या बाधिता होती है वो। अमेरिका में अशक्त बालकों में अधिगम असमर्थी बालकों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा अमेरिका में देखे जाते हैं ऐसे बालक। ऐसे बालकों की असमर्थता का संबंध अधिगम यानी सीखने की ऐसी क्रियाओं से होता है जहां उन्हें पढ़ने लिखने, तर्क करने अथवा गणितीय कौशलों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों की शिक्षा में सामूहिक रूप से पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करना यानी कि उसको दोहराना, क्रियात्मक प्रशिक्षण, रोकथाम एवं सुधार हेतु हस्तक्षेप कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक आपको करवाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बहुबाधिता। समझ में आ रहा होगा आपको क्लियरली, मल्टीपल इम्पेयरमेंट, एक से ज़्यादा बाधिता होना। बहुबाधिता से अभिप्राय बालक में एक से अधिक बाधिताओं का होना है, यथा एक बालक अस्थि बाधित होने के साथ चाक्षुष रूप से भी असमर्थ हो सकता है, यानी कि उसको लोकोमोटर की तो प्रॉब्लम है ही, साथ में क्या है वो मतलब देख भी नहीं सकता, चाक्षुष रूप से भी उसको प्रॉब्लम है। कोई दूसरा बालक वाणी एवं श्रवण दोनों बाधिता ग्रसित हो सकता है, यानी सुनने में और देखने में, या फिर सुनने में और बोलने में, दोनों में परेशानी हो सकती है। बालक में इनमें से एक से अधिक आवश्यकताओं के
परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव अंतर होते हैं। हो सकता है एक बच्चा थोड़ा सा बोलने में उसको दिक्कत हो और सुनने में ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा बाधिता हो। ऐसे बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताएं विशिष्ट बालकों के रूप में अति विशिष्ट होती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट होती हैं। इन्हें बाधा रहित वातावरण, शिक्षण साधनों तथा सामाजिक समर्थन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या है, अति विशिष्ट जो है इनकी ज़रूरतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8। तो 8 पॉइंट है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, सेरेब्रल पैल्सी जो है इसको मैं आपको अभी बताती हूँ। ये ब्रेन से संबंधित होती है। चलिए, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात विकसित हो रहे मस्तिष्क की एक विशेष दशा होती है, यानी कि ब्रेन की खास कंडीशन होती है जिसका संबंध गत्यात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करने, मुद्रा बनाने तथा क्रियाओं में समन्वय तथा संतुलन बनाने से होता है। यानी कि आप समझ लें कि हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट और फिजिकल पोस्चर बनाना या इस तरह की जो क्रियाएं हैं उन सब में जो है उनके नियंत्रण में, उनके संतुलन में जो है इनको प्रॉब्लम होती है, इनमें जो है बाधिता होती है। ये क्षति बालक के जन्म लेने से पहले, जन्म के समय अथवा जन्म के तुरंत बाद घटित होती है। इसलिए इससे मस्तिष्क के दूसरे भाग भी प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार ये बाधिता अन्य कई बाधिताओं का कारण बन जाती है। क्या होता है, इससे जो इस बाधिता की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स और दूसरी बाधिताएं जो हैं वो भी खड़ी हो जाती हैं। इससे बालक की सांवेदनिक यानी कि इमोशनल, वाणी यानी कि स्पीच यानी कि बोलने की, एवं भाषा संचार यानी कि कम्युनिकेशन संबंधी योग्यताएं प्रभावित होती हैं। अधिगम में भी कठिनाई आती है, यानी सीखने में भी मुश्किल आती है। चलिए अब आगे हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, उसको देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा आत्म विमोह अथवा ऑटिज्म। ठीक है, तो मेरे हाथ की शेडो आ रही है तो उससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। ठीक है, आत्म विमोह अथवा ऑटिज्म के बारे में मैं आपको बताऊं। ये कुछ इस तरह के बालक होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो एक तरीके से ज़िद्दी होते हैं, और एक ज़िद मतलब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही होती है और कुछ ऐसा बिहेवियर कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है या मतलब कि हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और उस तरीके का बिहेवियर करने वाले बच्चे होते हैं। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार विच्छेदित होता है तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चा एकदम से ऐसी एक्टिविटी कर देता है। बालक व्यवहार में जिद्दी, मनमानी करने वाला तथा अनिष्टकारी होता है। अनिष्टकारी यानी कि हानिकारक चीज़ें कर सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है किसी को, इस तरह का होता है। तथा वह स्वयं को भी हानि पहुंचा सकता है, खुद को भी तकलीफ दे सकता है। ऐसे बालक को सामाजिक अंतः वैयक्तिक व्यवहार, सामाजिक संप्रेषण एवं कल्पना युक्त क्रियाएं करने में विशेष कठिनाई होती है। ठीक है, खास जो प्रॉब्लम होती है इनको वो क्या होती है, लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते, इमेजिन ठीक तरीके से नहीं कर पाते चीज़ों को, सोशल लेवल पे जो है सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिहेव नहीं कर पाते। ऐसे बालक कल्पना रहित होते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल भी किसी तरह की जो है इमेजिनेशन नहीं कर पाते ये चीज़ों की। वे दूसरे बालकों की क्रियाओं की नकल करते हैं तथा बिना सूझबूझ के उन्हें बार बार दोहराते हैं। जो करते हुए देख लिया उसको ही बार बार करने लगते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तो क्रिएटिव पावर, कल्पना करने की ताकत है नहीं कि वो खुद से कुछ सोच सके कि मैं किस तरह बिहेव करूं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है इन बच्चों में होती है। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स जो है वो पूरी तरह समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को, इस लेक्चर को समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।